अगर डोनाल्ड ट्रंप आज सीज फायर को अपनी जीत बताकर जश्न मना रहे हैं तो उन्हें मनाने दीजिए, क्योंकि कई बार इतिहास की असली जीत शोर में नहीं बल्कि खामोशी में दर्ज होती है। यह भी संभव है कि यह जश्न उसी कहानी का हिस्सा हो जिसमें हारने वाला खुद को विजेता साबित करने की कोशिश करता है और जीतने वाला बिना शोर किए आगे बढ़ जाता है। हॉर्मुज़ जैसे रणनीतिक इलाके पर नियंत्रण खोने के बाद अगर कोई नेता मंच पर खड़ा होकर तालियों में खुद को महान साबित करना चाहता है तो उसे ऐसा करने दीजिए, लेकिन जिनके पास सभ्यता की गहराई होती है वे जीत के बाद शोर नहीं करते, वे इतिहास लिखते हैं। यही फ़र्क इस पूरे घटनाक्रम में दिखाई देता है। पिछले 40 दिनों में जो कुछ हुआ वह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, बल्कि शक्ति, धैर्य और रणनीति की एक लंबी परीक्षा थी। ईरान ने जिस तरह से अपने नुकसान, अपने नेताओं की मौत और लगातार हमलों के बावजूद खुद को संभाले रखा, वह अपने आप में एक अलग तरह की कहानी है। बताया जा रहा है कि सीज फायर की शर्तें अमेरिका ने नहीं बल्कि ईरान ने तय की, और अगर ऐसा है तो यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के उस पुराने ढांचे को चुनौती देता है जिसमें हमेशा ताकतवर देश शर्तें तय करते थे। मुंबई में ईरान के कॉन्सुलेट से यह बात सामने आई कि तेहरान ने अमेरिका के कई प्रस्तावों को ठुकरा दिया और साफ कहा कि बातचीत होगी तो उनकी शर्तों पर होगी। इस पूरे घटनाक्रम में एक दिलचस्प मोड़ यह भी रहा कि जो नेता बातचीत के बीच बमबारी की बात कर रहे थे वही बाद में शांति की शर्तों को साझा करते नजर आए। यह बदलाव अचानक नहीं होता, इसके पीछे दबाव, रणनीति और समय का खेल होता है। ईरान ने अपने धैर्य से यह दिखाया कि युद्ध केवल हथियारों से नहीं बल्कि मनोबल से भी लड़ा जाता है। इस पूरे संघर्ष के दौरान धार्मिक और सांस्कृतिक संदर्भ भी बार बार सामने आए, खासकर 40 दिनों का जिक्र जो शिया परंपरा में बेहद अहम माना जाता है। करबला की याद, इमाम हुसैन की शहादत और उसके बाद का शोक, इन सब का प्रतीकात्मक असर इस युद्ध के नैरेटिव में भी दिखाई दिया। 40वें दिन सीज फायर का होना कई लोगों के लिए सिर्फ एक संयोग नहीं बल्कि एक संकेत बन गया। इस बीच बेंजामिन नेतन्याहू का रुख भी बदलता नजर आया। जो पहले आक्रामक बयान दे रहे थे वही बाद में शांति का समर्थन करते दिखाई दिए। सवाल यह भी उठता है कि क्या यह युद्ध वास्तव में मैदान में लड़ा गया या कूटनीतिक टेबल पर जीता गया। ईरान ने यह दिखाया कि नेतृत्व केवल एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं होता बल्कि एक व्यवस्था और सोच पर आधारित होता है। जब उनके शीर्ष नेता एक एक कर निशाना बनाए गए तब भी उनकी रणनीति नहीं टूटी, उनका सिस्टम नहीं बिखरा। इसके उलट कई ऐसे देश हैं जहां नेतृत्व के बिना पूरी व्यवस्था लड़खड़ा जाती है। यही कारण है कि इस पूरे संघर्ष में ईरान ने खुद को एक सिस्टम आधारित ताकत के रूप में पेश किया। दूसरी ओर वैश्विक राजनीति में कुछ नेताओं की चुप्पी भी चर्चा का विषय बनी रही, खासकर जब सभ्यता खत्म करने जैसे बयान सामने आए और उन पर तीखी प्रतिक्रिया नहीं आई। हालांकि राहुल गांधी ने इस तरह की भाषा की आलोचना करते हुए यह ज़रूर कहा कि किसी भी परिस्थिति में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल उचित नहीं हो सकता। वहीं नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर भी सवाल उठे, क्योंकि वैश्विक स्तर पर ऐसे बयान केवल एक देश के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए मायने रखते हैं। सीज फायर की घोषणा में पाकिस्तान का जिक्र आना और शहबाज शरीफ की भूमिका सामने आना भी इस कहानी का एक नया पहलू बन गया। इससे यह संकेत मिलता है कि क्षेत्रीय राजनीति अब केवल दो देशों के बीच सीमित नहीं रही बल्कि कई स्तरों पर प्रभाव डालती है। ईरान की जिन शर्तों की चर्चा हो रही है उनमें हॉर्मुज़ पर नियंत्रण, प्रतिबंधों को हटाना और परमाणु कार्यक्रम को मान्यता देना जैसे मुद्दे शामिल हैं, जो अगर स्वीकार किए जाते हैं तो यह वैश्विक शक्ति संतुलन को बदल सकते हैं। ये केवल एक युद्ध विराम नहीं बल्कि एक नई शुरुआत भी हो सकती है, जहां नियम बदल रहे हैं और पुराने समीकरण टूट रहे हैं। इस पूरी कहानी में सबसे दिलचस्प बात यह है कि जीत का दावा दोनों पक्ष कर रहे हैं, लेकिन इतिहास तय करेगा कि असली जीत किसकी थी। शायद वही जिसकी कहानी बिना शोर के आगे बढ़ गई, जिसने हार को भी अपने पक्ष में बदल लिया और जिसने यह साबित किया कि शक्ति केवल हथियारों में नहीं बल्कि संयम और रणनीति में भी होती है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें।